हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा यूजीसी नेट के पेपर 1 की क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मैं इससे पहले एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिए। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने कवर करा रखा है। तो आप प्लीज़ एक बार, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। आपके लिए काफ़ी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी आपको बूस्ट करेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन मैं नहीं कराऊंगी, बाकी मैं सब करा दूंगी। और मैथ्स रीजनिंग वाला मैं अलग से एक सेशन लेके आऊँगी जिसमें करा दूंगी, ताकि अगर मैं मैथ और रीजनिंग भी एक साथ कराऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी बेटर नहीं दिख रही तो आप रेजोल्यूशन को बढ़ा के देखिएगा, तो पिक्चर सही से मतलब अच्छे से दिख जाएगी। तो देखो, कथन निम्नलिखित सूची में विमर्श चिंतन स्तर शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत उपेक्षा चिन्हित कीजिए। तो शिक्षण सूचनाओं और प्रचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद रखने में मदद मिले। ठीक है। दूसरा, शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। तीसरा है, समस्याओं को संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। फोर्थ, शिक्षक छात्र छात्राओं के से उदाहरण तथा और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। तर्कों में निहित आधारों पर अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा था? इसमें पूछ रहा था आपको कि जो विमर्शी और चिंतन स्तर है उसकी शिक्षण में क्या विशेषता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा। इसमें क्या होता है? समस्याओं को संभावित तार्किक समाधान करने के उद्देश्य से मुद्दे की विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। और पांचवा है, तर्कों के निहित आधारों पर अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षणिक सत्र कराए जाते हैं। तो तीसरा और पांचवा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख व्यवहार है? पहला है, छात्रों को स्वयं अपने अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना, छात्र द्वारा अपने कथित बात का सारांश बनाना, शिक्षक भावी योजनाओं के उद्देश्य से टिप्पणियां करता है। ऑप्शन डी है, उन अधिगमकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ स्तर भिन्न हो। तो ऑप्शन नंबर डी ये ज़्यादा मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में शिक्षण एवं उनकी रणनीति का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। तो साइबरनेटिक्स, श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, प्रश्न उत्तर सत्र, व्यवहार कार्य आधारित परियोजना, समूह चर्चा। तो इसमें पहला और चौथा देखो, व्यवहार कार्य आधारित परियोजना और पहला साइबरनेटिक, ये हो गया कौन सा केंद्रित? अभिगमकर्ता केंद्रित है। देखो, शिक्षण में अधिगमकर्ता मतलब जो लर्निंग के लिए, जो सीखने के लिए जो शिक्षक केंद्रित समझो तो एक तरह से। साइबरनेटिक्स स्वतः नियंत्रित अध्ययन, साइबरनेटिक्स क्या होता है? स्वतः नियंत्रित अध्ययन। और दूसरा व्यवहारिक कार्य तथा आधारित परियोजना आदि। वस्तुतः अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थी केंद्र बिंदु होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने का कार्य करता है, साथ ही स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा को जागृत करता है। इसके अतिरिक्त समस्या समाधान कौशल का विकास करते हुए प्रोजेक्ट की रूपरेखा और प्रक्रिया नवीनीकरण को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थ प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो देखो, दृश्य श्रव्य कार्णिक और मौखिक, मतलब इसमें देखो दृश्य श्रव्य, फिर कार्णिक, मौखिक, फिर दृश्य परक और ICT आधारित। तो इसमें क्या बोला है? उच्च शिक्षा शिक्षण समर्थन विकास का सही क्रम, मतलब कैसे विकास हुआ है।
ठीक है। तो इसमें विकास में सबसे पहले देखो इसका आंसर हो जाएगा, देखो कार्णिक सबसे पहले था, फिर मौखिक आया बोल के, फिर दृश्य सामग्री, दृश्य परक सामग्री जो सिर्फ दिखा के, फिर दिखा के और सुना के जो सामग्री होती है, फिर आईसीटी, ये तो अभी बाद में हाल के दिनों में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये भी, ये तो आप ऑप्शन से सही कर सकते थे। देखो भारतीय उच्च शिक्षा में सहायक सामग्री प्रणाली को कार्णिक, मौखिक, दृश्य, श्रव्य, आईटी से प्रणाली से किया गया। ठीक है। अगला है पांचवा, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, पढ़ाने में मैंने आपका कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। उसमें ना मैं आपको सही करने की, मैं आपको और सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जब आप क्लास में पढ़ाई करते थे तो उसमें जब टीचर कोई मतलब पढ़ाने के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछती है, अगर उसका आप जवाब नहीं भी देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप उसको सीख लेते थे। और जब समेटिव होता है, वो आपका जब एग्जाम होता है तो आपको जो आता है वही आप आंसर दोगे, जो नहीं आता उसके लिए आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये निर्माण, तो ये अनौपचारिक होता है, कोई सोच समझ के नहीं, ऐसे ही एट रैंडम इसको क्लास में किया जाता है। तो इसको, और ये हमें सुधारने के लिए होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखना, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। एक ये फॉर्मेटिव, ये समेटिव होता है, ठीक है। अगला, तो इस प्रकार मूल्यांकन प्राय वाद विवाद, व्यक्तिगत कार्य, चेक लिस्ट, मौखिक प्रश्नोत्तर, अवलोकन विरादी को शामिल किया जाता है, इस तरह के अनौपचारिक। अगला है मैच द फॉलोइंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप प्लीज अच्छे से कर लेना, ये शोध वाला जो टॉपिक है उससे है। और ऐसे ही पता है जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लो तो आपका मतलब इसमें अच्छे खासे, और मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूरी है फ्रेंड, मैथ्स की तो बिना प्रैक्टिस से होगा नहीं। और अगर आपका मैथ्स सही नहीं है तो भी तो मैं कहूँगी कि जैसे कुछ कुछ है जो आसान वाले जो टॉपिक है उसको तो आप कर ही लो, क्योंकि इस बार अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो आपको पेपर फर्स्ट में भी 30 to 35 क्वेश्चन सही करना बहुत ज़रूरी है। 30 तो मिनिमम है, 35 कर लो और बाकी अपना पेपर तो बेटर करना ही करना है। मौखिक शोध, व्यवहारत शोध, क्रियात्मक शोध, व्यक्तिगत अध्ययन शोध। तो इसका देखो ये मौलिक शोध क्या होता है? जब सिद्धांत के निर्माण के लिए या किसी ज्ञान कोश की वृद्धि के लिए, वो मौलिक शोध होता है, ठीक है, ये होता है मौलिक शोध। फिर है व्यवहारत सिद्धांत, तो व्यवहारत सिद्धांत में हो जाएगा आपका ये नई परिस्थितियां में सत्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावना, ये व्यवहार, ठीक है। तीसरा ऑप्शन नंबर ए है ना इसका सही आंसर। और क्रियात्मक शोध क्या होता है? हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक पहल। फिर है व्यक्तिगत अध्ययन शोध, तो व्यक्तिगत अध्ययन शोध है आपका फिफ्थ, ये व्यक्तिगत अध्ययन शोध है आपका फर्स्ट, विशिष्टताओं पर केंद्रित गहन अध्ययन, ये ठीक है। अगला है, आगे हम जाएंगे, निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण दो प्रमुख उपेक्षाएं हैं? तो ये है आपका प्रयोगात्मक शोध में, ठीक है। तो देखो प्रयोगात्मक शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श यादृच्छिकरण के रूप में दो मुख्य उपेक्षाएं हैं। वस्तुतः प्रयोगात्मक शोध विधि अनुसंधान हेतु प्रयुक्त होने वाली प्रमुख विधि है, जिसमें चरों के माध्यम से कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है, जिसमें यह सिद्ध किया जाता है कि कारण है तो कार्य होगा, तथा कार्य है तो कारण होगा, ठीक है। प्रयोगात्मक अनुसंधान जैसे साइंस में होता है ना, साइंस में हम प्रयोग करके करते हैं, अगर ये है तो ऐसा होगा, कहीं भी करो तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे, तो वैसे ही कारण है तो कार्य होगा। तो इसमें क्या होता है? नियंत्रण होता है, जोड़ तोड़ होता है, अवलोकन होता है और पुनरावृत्ति होता है। ये याद रखना क्या क्या होता है इसमें। नियंत्रण कंट्रोल होता है, मैनिपुलेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और रिप्लिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान पैराडाइम्स का उपयोग करते हुए शोध के चरणों को सही ढंग से दर्शाया गया? ये शोध के चरण तो हर बार एग्जाम में आता है, इसको तो बिल्कुल रट्टी लो आप। तो देखो
तो इसका हो जाएगा, पहले देखो कोई शोध क्या करोगे, पहले कोई समस्या होगी, ठीक है, समस्या का निर्धारण करोगे, फिर परिकल्पना, फिर उसके बारे में सोचोगे क्या करना है, परिकल्पना का निर्माण करोगे, फिर जो सोचे हो परिकल्पना उसका परीक्षण करोगे, फिर उसका सामान्यीकरण करोगे, फिर इसका निष्कर्ष तथा परिणाम में निहित होगा, मतलब क्या निष्कर्ष निकला क्या परिणाम। तो सबसे पहले समस्या, शोध की समस्या का निर्धारण, किस पे आपको शोध करना है, वो समस्या कुछ तो पता होगा तभी तो आप करोगे, फिर उसके लिए परिकल्पना का निर्माण करोगे, फिर परिकल्पना का परीक्षण करोगे, फिर उसका सामान्यीकरण करोगे, फिर निष्कर्ष तथा परिणाम के में निहित होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे असुरक्षित चरण माना जाता है। शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे असुरक्षित चरण माना जाता है। तो अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र को परिभाषित करना, समग्र प्रतिदर्श पद्धति को परिभाषित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणामों की जानकारी, ये सबसे असुरक्षित चरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखो, शोध आचरण, शोध इथिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित को सबसे अधिक असुरक्षित माना जाता है। किसको? प्रदत्त जो डेटा दिया गया, प्रदत्त विश्लेषण, प्रदत्त व्याख्या और परिणामों की जानकारी, तीन चीज याद रखो। क्या इथिक्स में किया जाता है? प्रदत्त विश्लेषण, ठीक है, प्रदत्तों की व्याख्या, जो डेटा दिया गया उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या में उलटफेर कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो डेटा लाए उसमें उलटफेर कर सकते हो, तो उसमें ही सबसे ज्यादा असुरक्षित चरण होता है। फिर परिणामों की जानकारी, तो प्रत्येक अनुसंधान में नैतिकता बनाए रखना परम आवश्यक है, जैसे ईमानदारी, अखंडता, निरपेक्षता, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, सम्मान, गैर भेदभाव, सामाजिक जिम्मेदारी आदि प्रमुख वांछनीय गुण है। वस्तुतः शोध की समूची प्रक्रिया में कई नैतिक द्वंद्व और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। उपर्युक्त तीन चरणों में इस संदर्भ में अधिक सुभेद अतः सफल शोध हेतु आवश्यक है। शोध नैतिक संबंधी विभिन्न आकांक्षाओं का भी निवारण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। तो शोध के प्रदत्तों में उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बता दे, देखो, निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और संप्रेषण ICT का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोग है। इसमें क्यों है? तो शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में और विस्तार में, मतलब जो डाटा हम उपलब्ध करेंगे उसकी जो विस्तार करेंगे उसके लिए सबसे ज्यादा मतलब अच्छा ये उपयोगी है, ठीक है। आगे विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है शिक्षक के प्रति सहानुभूति, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, तदनुभूति, अधिगम, स्मरण करने की चाहत। तो ये ऑप्शन देखिए आप सही लगा सकते हो। अगला है, संचारित संदेश को माना जाता है। तो संचारित संदेश को सामाजिक उत्पाद माना जाता है, ठीक है। देखो, संचारित संप्रेषण, कम्युनिकेशन मीनिंग में सामाजिक उत्पाद, सोशल प्रोडक्ट माना जाता है। इससे ज्ञात है कि भाव अभिव्यक्ति का आदान प्रदान संचार कहलाता है। जब सही संदेश समाज के अधिकतम लोगों तक पहुंच बना लेती है तो ऐसे संदेश को संचरित संदेश के अंतर्गत लाते हैं, क्योंकि ये संचरित संदेश समाज के बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः संचरित संदेश सामाजिक उत्पाद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है, जिसके उपयोग से बच के, तो घिसी पिटी शब्दावली करके शोर से बचा जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी। अगला, कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अवरोध को दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी उपयोगी है? शब्द भंडारण में स्तर की पहचान, अपरिचित शब्दों का उपयोग, विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान देखी करना, खंडित वाक्य, वाणी में उतार चढ़ाव, भाषण को प्रासंगिक बनाना। तो इसका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन डी आंसर है। तो फर्स्ट सही है,
फिफ्थ सही है और सिक्स सही है, ये नहीं होगा। अपरिचित शब्द का उपयोग, अब जब अरे वो नहीं होगा, अनदेखी नहीं, खंडित वाक्य, ये तीनों निगेटिव सेंस में। आगे है कथन कारण वाला क्वेश्चन। हास और परिहास के साथ वाक्य कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संप्रेषण को उद्देश्य परक नहीं है। देखो, अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्य परक नहीं है, तो ए सही है बट आर गलत है, ये वाला गलत है, ये सही है। अगला है ये आपका क्या रीजनिंग का है, इसमें क्या दिया गया, दो दो का अंतर है। देखो एक क्या है, देखो एक दो तीन, एक फिर है 4 16 36, इसमें क्या क्या कैसे गैप दिया, देखो पहला 2, ठीक है, फिर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, ये जो बीच बीच में दिया है यह 2 का स्क्वायर कर दिया है, 2 का गैप है एक में, और एक में 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो वैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैथ्स का है फ्रेंड्स, ये मैं बाद में करा दूंगी आपको, एक बार मैं थ्योरेटिकल भी इसका सारा करा दूं, फिर मैथ्स का एक बार अलग से इसके लिए वीडियो, क्योंकि अगर एक बार करूंगी तो बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगला है तांत्रिका विज्ञान हृदय रोग विशेषज्ञ, अच्छा ये तो किस में है, नीचे दिए गए अन्य 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये देखो देखो स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, कीमियागर और तांत्रिक विज्ञान, तो ये है एल केमिस्ट, तो ये अलग है, बाकी तीनों मैच है। फिर सभी भारतीय चावल का सेवन करते हैं और कुछ भारतीय चावल का सेवन करते हैं, किसका उदाहरण है, तो ये उपाश्रयन का उदाहरण है। देखो, सभी भारतीय चावल का सेवन करते हैं और कुछ भारतीय चावल का सेवन करते हैं, यह तर्क उपाश्रय सबऑल्टरनेशंस का उदाहरण है। किसी तर्क में उपाश्रय तब तक कहा जाता है जब एक न्याय वाक्य सार्वभौमिक सकारात्मक तथा दूसरा न्याय वाक्य अंश व्यापक सकारात्मक होता है। तो सर्वव्यापक सकारात्मक ए है, अंश व्यापक सकारात्मक आई है। तो यदि सर्वव्यापक सत्य है तब अंशव्यापी सत्य होगा, यदि सर्वव्यापक सत्य है तब अंशव्यापी संदेहास्पद होगा, यदि अंश व्यापी सत्य है तब सर्वव्यापी संदेशवाहक होगा, यदि अंशव्यापी असत्य है तो सर्वव्यापी का भी असत्य होगा। अगर ये सत्य तो ये भी है। तो इसमें क्या था, ये सभी भारतीय चावल का सेवन करते हैं, कुछ भारतीय चावल का सेवन करते हैं, तो ये उपाश्रय है। ये इंडियन फैलेसी वाला है, इससे क्वेश्चन है। भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के किस साधन से दो वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है, तो तुलना से। देखो इसको मैं देखो, भारतीय तर्क में तुलनात्मक ज्ञान कंपैरिजंस रूपी साधन दो वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है। भारतीय तर्कशास्त्र न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ज्ञान के 4 साधन बताते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है। मेरी कक्षा से बाहर चले जाओ, क्या सूचनात्मक, सूचना देने वाला, ठीक है। आप इतने विलंबित क्यों हो, मैं अपने छात्रों को सेमिनिस्ट बनाने का अनुरोध करता हूँ, वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगीशील है, तो सूचना व्यक्ति ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। मिस्टर एक्स कंगाल हैं, इसलिए उसको महाविद्यालय में प्रवेश देने में वरीयता दी जानी चाहिए। यह तर्क यह तर्क दोष किस प्रकार के दोष का घोतक है। एड होमिनेन एज मिसरिकॉर्डियम एड बेकुनम इग्नोरेंशियन इलेक्काइल, तो इसका एड मिसरिकॉर्डियम। तो देखो, मिस्टर एक्स कंगाल है, इसलिए महाविद्यालय में प्रवेश देने में वरीयता देनी चाहिए। इस तर्क में एड मिसरिकॉर्डियम तर्क दोष निहित है।
यह एडवर्बियम एक अनुरोध है जो तर्ककर्ता यदि किसी तीसरे पक्ष के लिए दया से बाहर निष्कर्ष हो स्वीकार करता है। यहाँ तर्क देने वाला कोई और पहले से ही दया की वस्तु है, अतः निष्कर्ष स्वीकार नहीं होने की दशा में वे एक हो जाएंगे। फिर आपका ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये है आपको, देखो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित, AVI, एक्सेल, यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है, उबंटू, तो कौन सा सही सुमेलित है, ऑपरेटिव सिस्टम है उबंटू। AVI, अब इसका देख लो, एक्सप्लेन किया होगा ना, देखो उबंटू एक लाइन आधारित ऑपरेटिव सिस्टम है जो अधिकांशतः फ्री एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। सही है। देखो AVI ऑडियो विजुअल इंटरलीवल्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित मल्टी कंपनी है। SDD हार्ड डिस्क ड्राइव है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शिफ्टिंग है। ठीक है। CBCD का तात्पर्य क्या है, ये आपको वो पूछ रहा है, क्या नाम है इसका, क्या होगा फुल फॉर्म, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, याद रख लो, ये सब पूछता है। निम्नलिखित में किस में नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फोन कॉल किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्टिकल फाइबर, BOIP, तो ऑप्शन नंबर डी। BOIP का क्या है फुल फॉर्म, वॉइस ओवर इंटर प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अरब संलक्षणों का प्रतिरूप है, अरब मिलियन, तो ये तो है आपका ऑप्शन ये गीगाबाइट, ये याद रखना। देखो 1 गीगाबाइट 1 बिलियन बाइट, 1 किलोबाइट 1000 बाइट, 1 मेगाबाइट, देखो गीगा, किलो, मेगा, टेरा। किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचार के पूर्व डाटा विलगन स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एनक्रिप्शन कूटबद्धता, एनक्रिप्शन कूटबद्धता, ऑप्शन डी। 36 बार रोकने के लिए कुर्सी दीवार बनाने को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है निवारण, प्रिवेंशन। देखो निवारण, समन और अनुकूलन। भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है। नवीनीकरण ऊर्जा, देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी सारा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। वायु में कर्णाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में कौन सा है, तो श्वास संबंधी रोगों का। देखो वायुकरण तो यही होता है ना, श्वास, आजकल कितने अस्थमा के पेशेंट हो गए, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। अगला है, नीचे दो कथन दिया गया है, हिमालयी परितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालयी परितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है, तो इसका हो जाएगा बोथ आर सही, बट मगर व्याख्या नहीं करा, बी ऑप्शन। अगला है, विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्जन की संरचना में खाद्य अपसर्जन के आंशिक प्रारूप है, क्या है ये, 40% से अधिक, फूड वेस्ट। फिर है ये हायर एजुकेशन से ये क्वेश्चन आ गया इधर, नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्था के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या उपलब्ध होना अनिवार्य है, तो इनको होना प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षीय पुनरीक्षित अथवा SCOP USW और जनरल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन। देखो तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2019 के अनुसार नामित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने हेतु
समकक्षीय समीक्षित अथवा स्वीकार्य गुण के लिए पत्रिका प्रति संकाय कम से कम 2 प्रकाशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मापदंड है, क्या है? संस्था कम से कम 20 से अधिक वर्षों में अस्तित्व में हो, 20 से अधिक वर्षों से। शिक्षक छात्र अनुपात 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। आवेदन करते समय नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क समग्र में सर्वोच्च 100 संस्थानों में अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी में 50 संस्थानों में रैंकिंग आवश्यक है। अगला है 42 क्वेश्चन, भारतीय सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्वेषी अनुसंधान परियोजना का समर्थन देना है जो सामाजिक रूप में प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यक, अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की है? तो ये हो जाएगा आपका STRIDE, ये है STRI। देखो, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमिक, ठीक है। आगे गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षण संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? तो ये वाणिज्यिक और व्यापार द्वारा। अगला है भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई है? अतिरिक्त विनियामक संस्थाओं का होना, निजी विश्वविद्यालयों का बंद किया जाना, उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्ट सुनिश्चित करते हुए हेतु प्रयास, उच्च शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। तो ये है तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वाला तीसरा, चौथा और पांचवा। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे है, भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट माना जाता है। अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थाएं को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं है। तो दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ वाला है। आप अगर करना चाहो तो आप पैराग्राफ को ऐसे रोक के फिर आप एक एक क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो इसी तरह के आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बोलिए, तो मैं वो टॉपिक की वीडियो भी स्पेशली फर्स्ट पेपर की भी वीडियो लेके आऊँगी, जिससे देखो अब इसमें तो मैं ज़्यादा समझाने क्योंकि बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाती है। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके लिए अलग से क्लास लेके आऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।